नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें हम लगातार कई तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े और रियल एस्टेट से जुड़े तमाम मुद्दे लेके आते हैं ताकि आपको उसमें आसानी हो समझने में, और एक्सपर्ट के साथ उसको हम लोग साझा करते हैं जिससे कि आपके सवालों के जवाब जो होते हैं बेसिक लेवल पे या फिर एडिशनल ट्रेडिंग लेवल पे आपको आसानी हो। तो आज इस पर हम लोग बात करेंगे। जो मुद्दा होगा वो होगा इंटीरियर डेकोरेशन को लेके। त्योहारों का मौसम सिर्फ खुशियों का नहीं होता बल्कि अपने घर को नया रूप देने का भी होता है। आजकल लोग घरों की सफ़ेदी या वॉल पेंट से आगे बढ़ चुके हैं। छोटे घरों में बड़े बदलाव करने के लिए लोग अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग को अपना रहे हैं। मॉड्यूलर किचन हो गया, स्मार्ट स्टोरेज हो गए और स्पेस सेविंग फर्नीचर के साथ हर घर में नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो आज प्रॉपर्टी जंक्शन में हम जानेंगे कि कम खर्च में घर को कैसे नया रूप दें, कौन से ट्रेंड चलन में हैं और त्योहारों में कौन कौन सी थीम आपको दे सकती हैं परफेक्ट होम का एहसास। तो आज के ऑन द शो में क्या क्या होगा, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। तो कम बजट में कैसे सजाएं सपनों का घर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बजट कम है, घर छोटा है, तो उसको आप कैसे बड़ा दिखा सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं, इस पर हम लोग करेंगे चर्चा। उसके बाद होगी बात छोटे घरों के लिए कैसा हो इंटीरियर के लिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि छोटे घर हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया, तो उसमें आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं खुद भी और प्रोफेशनल की मदद से भी। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पुराने घर को कैसे दें नए जैसा लुक। घर पुराना हो गया है, इंटीरियर की मदद से आप उसको बिल्कुल नया लुक कैसे दे सकते हैं जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और जो मेहमान आए वो भी कहें कि वाह क्या नया घर आपने लिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे खुद पर भरोसा कैसे करें, खुद पर भरोसा करें या फिर एक्सपर्ट की यहाँ पर मदद लें, यानी कि आप DIY करें या फिर प्रोफेशनल की मदद लें अपने इंटीरियर को बेहतर बनाने के लिए। और लास्ट में होगा रेनोवेशन या फिर इंटीरियर, किस में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। रेनोवेट करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर इंटीरियर्स को ही आप चेंज करवाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन पहले देखिए कैसे दिल्ली की नीतू ने एक छोटे से 2 BHK घर को सिर्फ 80,000 रुपये में एक नया और लग्जरी लुक दे दिया। देखिए ये स्टोरी। दिल्ली के द्वारका में रहने वाली नीतू शर्मा ने 5 साल पहले घर खरीदा था। वार्डरोब और मॉड्यूलर किचन की थीम से अब वो बोर हो गई थीं। उनके इंटीरियर के सपने बड़े थे लेकिन बजट छोटा था। उनकी दोस्त कोमल ने उन्हें ये काम खुद से DIY करने की सलाह दी। उन्होंने पारंपरिक पेंट की जगह टेक्सचर वॉलपेपर लगाया, ऑनलाइन स्मार्ट फर्नीचर और फोल्डेबल डाइनिंग सेट खरीदा। उन्होंने DIY आर्ट पीसेस और पुराने वुडन फर्नीचर को रीफिनिश किया जिससे घर में मॉडर्न और क्लासी टच आ गया, वो भी कम बजट में। नीतू की कहानी बताती है कि थोड़ी सी समझदारी से कम बजट में भी घर को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। तो ये है नीतू का तरीका, इसे आप अपना सकते हैं। लेकिन और क्या तरीके हैं, कैसे कम बजट में आप अपने छोटे से घर को स्पेशियस और लग्जरी बना सकते हैं, इसी पर आज हम लोग करेंगे चर्चा। होम इंटीरियर से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी और उसके लिए हमारे साथ हैं अरमाना ग्रुप के फाउंडर अरिजीत दत्ता जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी ओवर हियर। सर को इस सेक्टर में लंबा अनुभव रखते हैं और रियलिटी मार्केट की हर बारीकी को समझते हैं। तो चलिए सर, इसी के साथ आज इंटीरियर वाला जो हमारा मुद्दा है उस पर शुरुआत करते हैं। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटीरियर का आजकल बहुत ट्रेंडिंग माहौल चल रहा है, लेकिन लोगों में बजट कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कई सारे, तो उसको लेके आपकी क्या राय रहेगी? कम बजट में वो ऐसे कौन से तरीके हैं जो अपना के वो इंटीरियर्स को अपने घर को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, इंटीरियर की रिक्वायरमेंट तो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा है एंड एवरीबॉडी वांट्स कि अपना घर सुंदर बने और लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन चली रही है पूरे अक्रॉस इंडिया में। तो इसमें मेरे हिसाब से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको कम खर्च में अपने घर को सुंदर बनाना है। सबसे पहले तो प्लानिंग को मैं तवज्जो देता हूँ। स्ट्रैटेजिकली और फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, वो नीड्स निकालना और उसके बेसिस पे जो आपकी प्रायोरिटीज़ है उसको सेट करके उसके हिसाब से एक बजट को एलोकेट करना, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप सही जगह पे जाके फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लानिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स कि कौन सी मटेरियल आप सिलेक्ट करोगे जो कि ड्यूरेबल भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो
और वो आपको सही तरीके से लुक्स को एनहांस कर सके, जो आउटपुट आप चाह रहे हो वो मिल सके। तो वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी जो पार्ट होती है वो है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा एक्सपर्ट ही होना चाहिए। तो आप प्रॉपर एक्सपर्ट को अगर आप लेते हो तो वो उस एग्जीक्यूशन को प्रॉपर करेगा और आपके बजट के अंदर आपको वो आउटपुट ला के देगा। तो तब आप अपना कम खर्चों में जो बेस्ट आउटपुट चाहिए आपको इंटीरियर्स की वो मिल सकती है। मेरा बिल्कुल, कम बजट में आपको बेहतर एक्सटीरियर मिल सकती है। थोड़ी सी प्रोफेशनल की यहाँ पर हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो सकता है। लेकिन सर मैं ये भी चेक करता हूँ कि आजकल इंटरनेट पे भी हम लोग देखते हैं कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यूट्यूब हो गया या फिर इंटरनेट में अलग अलग ऐप्स हो गई, अलग अलग वेबसाइट्स हो गई, वहाँ पर खुद ही कहते हैं कि आप DIY करके खुद ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो कितना फीजिबल है और वो रियलिटी में इतना पॉसिबल हो सकता है, उतना आसानी से बन सकता है इंटीरियर के लिहाज से अगर देखा जाए? अभिषेक जी, ऐसा है कि DIY इज़ बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। हाँ, वहाँ पे ये काफ़ी चलता है बिकॉज वहाँ पे लेबर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। फर्स्ट थिंग, सो इंडिया में क्या है, हमारे पास कारीगरों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड वहाँ पे DIY करने के लिए आपके 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक, सबसे पहला आपके अंदर क्रिएटिव इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिव इंटरेस्ट और वो एक्सपोजर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और DIY प्रोजेक्ट्स वहाँ तक सीमित होता है जहाँ पे अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है और लिमिटेड स्मॉल फ्लैट्स में आप कर रहे हो और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। आप वहाँ पे पैसे बचा सकते हो और अच्छी चीज़ें आउटपुट आ सकती है। लेकिन इफ़ इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं और अगर आपको प्रोफेशनल आउटपुट चाहिए, राइट काइंड ऑफ एन आउटपुट चाहिए, तब आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन वर्सेस आउटपुट, रियलिटी उसमें थोड़ी सी फर्क हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर कोशिश करें कि जब भी आप घर बनवाएं तो फिर एक तरह से प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसकी हेल्प लेकर ही आप एक तरह से अपने इंटीरियर जो हैं उसको डिज़ाइन करें और बेहतर आउटपुट के लिए उनकी मदद तो आप ले ही सकते हैं। बिल्कुल सही। सब त्योहारों पर लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, उसको अपग्रेड करते हैं वो लोग। तो मॉड्यूलर किचन या बाथरूम की डिज़ाइन करवाने के लिए किन बातों से बचना चाहिए, कौन सी गलतियां होती है जिसको उन्हें, जो हमारे लोग हैं, उनको करना नहीं चाहिए? देखिए, जहाँ तक मॉड्यूलर किचन की बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली डिज़ाइन करना उसको। तो वहाँ पे एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे किस तरीके का स्पेस यूटिलाइजेशन चाहिए, वो शेयर करना चाहिए एक्सपर्ट के साथ में। किचन में ना एक ट्रायंगल सेटअप होनी चाहिए एज फार एज डिज़ाइनिंग इज़ कंसर्न, जो कि ट्रायंगल शेप ऐसा होता है कि एक आपके हॉब एरिया, जो गैस वाला एरिया, वर्सेस जो सिंक वाला एरिया, और तीसरा आपका रेफ्रिजरेटर। ये राइट प्लेसमेंट होना चाहिए और ये ट्रायंगल में ही होना चाहिए। सर ये क्या थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हो गया, जो आपका बोला जाता है, घर भी लोग खरीदते हैं? देखिए, यूजिबिलिटी एस्ट्रोलॉजिकली भी है, लेकिन यूजिबिलिटी वाइज ये काफ़ी आपको सहूलियत देता है जब आप वहाँ पे काम करते हो। राइट। तो वो तीनों आपके रीच में भी होना चाहिए, बट तीनों 3 डायरेक्शंस पे होना चाहिए। अब हॉब के बाजू में अगर सिंक लगा दोगे तो वहाँ पे ना वो पानी की और आग का एक्चुअली टेक्निकली काम नहीं कर पाएंगे। या पानी का छींटा इधर आ सकता है या आग वहाँ पे इशू कर सकता है। तो यू हैव टू प्लेस दिस राइटली। सेकंड चीज़, आप अगर मॉड्यूलर किचन बना रहे हो तो मॉड्यूलर किचन के ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी स्पेस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी, जो भी आप गुड्स वहाँ पे रखना चाहते हो, उसको कितनी सहूलियत से आप रख सकते हो, कितनी सहूलियत से आप एक्सेस कर सकते हो, ये सॉल्यूशंस आपको उसमें मिल सकती हैं। और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अप्लायंसेस पहले से डिफाइन करना चाहिए और किचन बनाने से पहले कि आप क्या क्या अप्लायंसेस यूज़ करना चाहते हो, उसके हिसाब से सही लोकेशन पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट होनी चाहिए। उसको कौन सा चीज़ हाइड करके रखनी है, कौन सी इनबिल्ट होगी, कौन सी एक्सपोज्ड होगी, ये चीज़ें पहले से डिफाइन होनी चाहिए। नहीं तो बाद में जब किचन बन जाता है ना, तो फिर पूरा क्लटर हो जाता है किचन के अंदर में। कहीं मिक्सर ग्राइंडर पड़ा है, कहीं कुछ और अप्लायंसेस पड़े हैं। सो क्लटर फ्री किचन रखने के लिए बेस्ट है कि आप पहले उसे प्रॉपरली डिज़ाइन कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट्स एक्सपर्ट के साथ शेयर कीजिए। सेम गोज़ फॉर बाथरूम के लिए आपको प्रॉपर प्लम्बिंग लाइंस और वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कौन से आपके फिटिंग्स यूज़ होने हैं वो पहले से आपको डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ फिटिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर पहले से नहीं डिज़ाइन करते हो और पहले आपकी अगर सिविल वर्क हो गया तो फिर बाद में आप बहुत सारी चीज़ आपके चॉइस के हिसाब से यूज़ नहीं कर पाते हो। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ें आपको अगर पहले से डिफाइन करके चलें तो आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी और आपके मन मुताबिक चीज़ें वो बेहतर दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है। ये आपने सर बिल्कुल सही बोला। खास तौर पे ये कि जब पॉइंट्स होते हैं आपके, खास तौर पे सॉकेट पॉइंट जहाँ पर हो जाते हैं, वो कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं जब आपका इंटीरियर डेकोरेट कर रहे होते हैं या फिर जब उसमें एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर जोड़ रहे होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं क्लटर दिखती हैं, जैसे कि फ्रिज के पीछे कहा जाता है ठीक रहता है, लेकिन अगर फ्रिज यहाँ पर रखी हुई है
और आपका जो पॉइंट्स वो कहीं Point दूर वहाँ रखा है, होगा, वो फिर तो वो आपको expose एक्सटेंशन का एक तो पहली बात तो इस्तेमाल करने के बाद, ये मैंने सिचुएशंस कई घरों पे देखी है और वो बहुत एब्रप्ट भी लगता है। एब्रप्ट होता है। और पॉइंट से भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी हर अप्लायंसेस हर पावर पे नहीं चलती है। एग्जैक्टली। दैट यू हैव टू डिफाइन बिफोर हैंड कि आपके ओवन चलेंगे तो 16 एम्पेयर्स पे चलेंगे, और Power मिक्सर points ग्राइंडर होते हैं, बड़े चलेंगे तो points हाँ होते हैं, बड़े वो पॉइंट्स सब होते हैं वो बड़े 6 पे चलेंगे, तो उसके हिसाब से कुछ सॉकेट भी प्लान करने पड़ते हैं, उसकी वायरिंग भी वैसी होती है। तो इट्स नीड टू बी डिज़ाइन। सो हम जब डिज़ाइन करते हैं अपना किचन्स, तो उसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी बनती है, प्लम्बिंग ड्राइंग भी बनती है, और वुड स्ट्रक्चर के ड्राइंग्स भी बनते हैं। तो देन इट्स गेट्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। फ्लॉलेस इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जब पूरा लेआउट एक बार पहले तैयार कर लें, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, Right. तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा निखर के आएगा, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सर, हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत हो, भले ही छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, लेकिन ज़्यादा खर्च भी ना हो, ये भी उनका होता है। जैसे कि बजट कॉन्स्टेंट की हम लोगों ने पहले बात भी की थी। क्या आप हमारे दर्शकों को सर कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं जिससे कि कुछ ऐसे आसान और बजट फ्रेंडली इंटीरियर टिप्स दे सकते हैं जिससे कि उनको और आसानी हो अपने घर के इंटीरियर को प्लान करने के लिए? देखिए, घर को इंटीरियर प्लान करने के लिए ना सबसे पहला विषय जी हमें ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि किन एरिया को हम एनहांस करना चाहते हैं। अगर हम ये डिफ़ाइन कर लें तो हमारे लिए ये आसान ये हो जाता है कि हम देन अनरियलिस्टिकली स्पेंड नहीं कर बैठते हैं। Exactly. कि इस जगह को ही हमें एनहांस करनी है और इसको अपलिफ्ट करनी है, और फिर हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे तो फिर पता चलता है कि कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सी बजट फ्रेंडली है, कौन सा प्रीमियम है। आप एक घर में ही अगर 4 दीवार है, फॉर एग्जाम्पल इन योर लिविंग रूम, अब हो सकता है एक दीवार को प्रीमियम बनाना चाहते हैं, सुपर प्रीमियम बनाना चाहते हैं, बट बाकी तीनों को हम लो प्ले कर सकते हैं, सो दैट योर बजट कैन ऑल्सो बी मैनेज प्रॉपरली। और DIY कॉन्सेप्ट में आप अपने घर में थोड़ा कुछ तो कर ही सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट डेवलप करें, स्पेशली द पेंट पार्ट ऑफ इट। पेंट चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। यू कैन ऐड ऑन फ्यू थिंग्स, जैसे कि रिफर्बिशमेंट ऑफ द ओल्ड फर्नीचर्स, वो चीज़ें हम करा सकते हैं। उसमें हम कुछ चीज़ें खुद भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर क्रिएटिव थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें, या घर में कोई भी इंटरेस्टेड हो फैमिली मेम्बर्स में से, तो उन चीज़ों में हम इफेक्टिवली कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग और बजट प्लानिंग और मेटल सिलेक्शन किया, तो आपको सस्ते में अच्छा घर बन सकता है। सर, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग शायद गलती से भी हो सकता है, या कभी कभी लोग पुराने घर पर रह रहे होते हैं, वहाँ पर होता है क्या है कि बड़े रूम्स होते हैं, किराए पे जैसे रह रहे हो कोई इंसान, बड़े आपके फर्नीचर्स होते हैं उसमें, 2 BHK या 1 BHK ले लिया, उसका स्पेस जो होता है वो छोटा होता है, अल्टीमेटली वो शिफ्ट करते हैं उसको, और वहाँ पर जब जाते हैं जो स्पेस छोटी होती है वो अल्टीमेटली और छोटी लगने लगती है। उसके लिहाज से अगर क्या वो लोग कर सकते हैं उसमें, उसको या फिर हटाना ही पड़ेगा? उसको हटाना पड़ेगा, उसको या तो हटाना पड़ेगा या तो रिफर्बिश करनी पड़ेगी, रीसाइजिंग करके उसको प्लेस करना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर न्यू वन। और जनरली छोटे फ्लैटों में ना हमें फर्नीचर्स कुछ टिप्स है, जैसे कि आपको ऐसे फर्नीचर्स लेने चाहिए जिसके लेग्स दिखे। राइट। अगर लेग्स दिखता है तो फ्लोर एरिया दिखता है, तो उससे स्पेस ना क्लटर फ्री लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है। देन यू कैन ऐड ऑन सम मिरर्स से ना इल्यूशन क्रिएट होता है स्पेस एनहांसमेंट का। सो अगर 1-2 वॉल्स को आप मिरर्स में क्रिएट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे मिरर्स मेरे ख्याल से वो जो आपकी क्या नाम है, मुझे यहाँ तक लग रहा है प्लास्टिक वाले जो आपके वो होते हैं, केबिन्स टाइप के एक्रेलिक जो होते मिरर्स हैं। भी आ रहे हैं और नॉर्मल मिरर्स भी आप ले सकते हैं। आज के डेट में मेटल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप मतलब डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं वॉल में, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके रूम्स बड़े लगते हैं। सर क्या लेकिन ये बजट में होते हैं, क्योंकि मिरर्स तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं, काफ़ी बजट फ्रेंडली मटेरियल्स अवेलेबल है बाजार में आज के डेट में, और एक वॉल में आप 10-15 हज़ार के अंदर में अच्छी एनहांसमेंट कर सकते हैं। अगर मैं फाइनेंशियली कोट करूँ इसको, तो 15-20 हज़ार अगर आपको एक दीवार में लगानी है, यू कैन कम्प्लीटली रीलुक दैट, वो हो सकता है। ओके सर, अगला सवाल दर्शकों का जैसे ये भी मैं सुनने में आ रहा था कि घर का रेनोवेशन शुरू करने से पहले किन तैयारियों पे उनको ध्यान देना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि बजट हो गया, डिज़ाइन हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऐसी कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको तय करना ज़रूरी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग से पहले? देखिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में आपको जब आप रिनोवेशन करना चाह रहे हो कि आप पार्टली करेंगे या फुल हाउस रिनोवेशन, पहला तो ये चीज़ है, वो उसके हिसाब से आपका पूरी चीज़ें वक्त उसके आसपास घूमेगी। अगर फुल हाउस रिनोवेशन है, देन यू हैव टू प्लान एवरीथिंग लाइक डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, कितने टाइम के अंदर आपको चाहिए, फाइनलाइजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन करने से पहले आपको मल्टीपल कोटेशंस भी लेने चाहिए, और मल्टीपल कोटेशन लेने से पहले आपको एक्चुअली डिज़ाइन क्लोज करना चाहिए। देखिए, इंटीरियर्स में ना 2 पार्ट होती है, एक तो डिज़ाइनिंग होता है और एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग हो गई है तब ये आपका एक्चुअल मटेरियल निकलता है, BOQ बोलते हैं हम उसको, कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़ जो मटेरियल्स निकलती है कि ये मटेरियल लगना है क्योंकि डिज़ाइन हो चुकी है, तब आप मल्टीपल कोट ले सकते हो। देन यू कैन कंपेयर एप्पल टू एप्पल।
अदरवाइज जनरली होता क्या है कि पीपल रश टू अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिफरेंट इंटीरियर्स एंड दे मीन्स गो विद द जिसमें लो कॉस्ट मिल रहा है उस वेंडर को फाइनल कर लेते हैं, लेकिन ना तो उनको मटेरियल डिटेलिंग की समझ होती है और फिर उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और आउटपुट ख़राब आता है। तो इसलिए आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्लानिंग को लेके चलिए। दूसरी आपकी बजटिंग, आपको बजट प्लानिंग करनी चाहिए और बजट के ऊपर एक कॉन्टिजेंसी प्लान भी रखना चाहिए एटलीस्ट 15-20%, क्योंकि वो अनसीन एक्सपेंसेस हैं जो आपको शुरू में नहीं दिखता और वो आता ही है। आज तक किसी ने भी घर जो बनाया है या इंटीरियर्स की जो भी चीज़ें हुई है, जो भी उन्होंने बजट किया उससे ऊपर जाती है, हमेशा देखना। हाँ। ठीक है, घर लिया है तो फिर उसका कारण ये पड़ता जाएगा, उसका कारण ये है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस जो शुरू में नहीं दिखते हैं वो कोर्स ऑफ एक्शंस में आते हैं जब आपका काम चल रहा है। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था हमने, इसका खर्चा भी आ गया, तो वो एक सरप्राइजिंग फैक्ट्स होती है। तो आप 10-15% उसके ऊपर मान के चलिएगा जो भी बजट होता है, और एक कॉर्पस अलग से उसका तैयार कॉर्पस रखना चाहिए, वो आएगा ही आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपके परमिशंस रिलेटेड जहाँ भी काम होगा उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, परमिशंस, वेंडर सिलेक्शंस, ये वाली चीज़ें हो जानी चाहिए। और आपका जो एक और चीज़ जो प्लान करनी चाहिए, अगर आप फुल हाउस इंटीरियर्स कर रहे हैं तो क्या आप वहाँ रह के कराएंगे या आपको शिफ्टिंग भी करनी है, यू कैन प्लान दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि लोग चालू तो कर देते हैं और घर में रहते हैं और देन दे गेट कम्प्लीटली मेस्ड अप विद द सिचुएशन, बिकॉज काफ़ी डस्ट भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होती है, लेबर्स भी आते हैं, एंड देन दे फील कि हम यहाँ पे तो अभी रहना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज एनीवेयर जब भी हम इंटीरियर करने जाते हैं 2-3 महीने का काम हो जाता है अगर फुल हाउस करें। बिल्कुल। तो वो जो 2-3 महीना, मेरे हिसाब से अगर फुल हाउस इंटीरियर कभी भी आप कर रहे हैं और आप उसी घर में रह रहे हैं तो उसको शिफ्ट करना चाहिए, खाली करके, मतलब वो एक तरह से किसी और जगह रेंट पे रह ले, नियर बाय कहीं भी रेंट पे रह जाए, जानकार के घर पे अपने परिवार वाला। मतलब जनरली क्या होता है कि सोसाइटीज में अगर देखेंगे तो उसी सोसाइटी में घर मिल जाता है। अगर आप शिफ्ट कर जाओ, यू कैन मॉनिटर ऑल्सो, वहाँ से आप देख भी सकते हो, और प्लस आप क्लोज मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और प्लस आपका घर में आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है काफ़ी जगह में। तो काम कराते कराते उसी घर में आपका काम हैम्पर ना हो उसमें, तो बेहतर ये है कि आप शिफ्ट हो जाए कहीं, उसके बाद इत्मीनान से उसमें काम कराएं। 2-3 पॉइंट सर आपने बिल्कुल बहुत सही बताया कि पहली बात तो ये प्लानिंग जो है वो आप पहले से कर लें, पहले से, ठीक है, उसका लेआउट जो है पूरा तैयार कर लें, क्योंकि खर्चा जो है वो अल्टीमेटली मैटर करेगा। 2 चीज़ें सर मुझे भी याद आ रही है, कहावत बोली जाती है कि एक शादी के वक्त और एक मेरे ख्याल से घर के बनाते वक्त उसमें खर्चा कितना बढ़ता जाएगा वो आप बजट कॉन्स्टेंट नहीं हो सकते वहाँ पर, थोड़ा बहुत तो कॉर्पस लेकर आपको यहाँ पर चलना ही चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप घर बनाएं, खासतौर पर बड़े लेवल पे अगर बना रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने काम हैम्पर ना हो, निगरानी आप रख सके। इसके लिए बेटर ये है कि आप कहीं थोड़ा सा नियर बाय रहिए, जिससे कि आप निगरानी भी वहाँ पर एक तरह से हो सके, मॉनिटर कर सकते हैं। सर इस बीच कई लोग के सवाल भी आ रहे हैं अमर उजाला की प्लेटफॉर्म्स पे, तो चलिए एक एक करके दर्शकों के सवाल भी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहली है सोना अग्रवाल गुरुग्राम से, ये कह रही है कि मैं 1 BHK फ्लैट में रहती हूँ, फर्नीचर कैसे अरेंज करूं कि जगह बढ़ जाए। वही सवाल है सर जो मैं शुरुआत में पूछा कि अगर बड़ा फर्नीचर है तो वो कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको एक तो मल्टीपल यूजेबल फर्नीचर्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल कैन कन्वर्ट इनटू योर वर्क स्टेशन एंड वर्क स्टेशन कैन कन्वर्ट इनटू योर डाइनिंग टेबल, दैट कैन बी डन। प्लस आपको लेआउटिंग ऐसे होने चाहिए उसी कमरे के अंदर में कि योर फर्नीचर कैन डिफाइन द स्पेस, लाइक योर लिविंग रूम कैन बी डिफाइंड विद अ कारपेट एरिया। एक कारपेट बिछा दिया आपने तो उसके अंदर सोफ़ा आ गई, फिर उसके बाजू में डाइनिंग आ गया, तो वो स्पेस आउट जो है ना वो फर्नीचर से ही हो जाएगी, ना कि वॉल से। दैट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। प्लस आपको फर्नीचर ऐसे लेने चाहिए जिसके अगर आपके लेग्स खाली रहे, नीचे की तरफ थोड़ा सा अपलिफ्टेड रहे, तो उससे आपके स्पेस बड़ा लगता है। एंड फॉर स्टोरेजेस यूज कंप्लीट लेग्स की बात हो रही है मेरे ख्याल से, अगर लो वेलोसिटी या फिर लो डेंसिटी मतलब नीचे लेवल वाले आपके ग्राउंड में थोड़े से टच टाइप के, अब पूरा अगर नीचे तक भर देते हैं ना पूरा फर्नीचर्स, तो एकदम फ्लोर एरिया जब बंद हो जाता है आपको बहुत छोटा लगता है। फ्लोर एरिया थोड़ा खुला रहे ना तो स्पेस अच्छा लगता है। और स्टोरेज के लिए आप फुल वॉल स्टोरेज कर सकते हैं, टॉल स्टोरेज ले सकते हैं वॉल भर के, तो सो दैट आपके स्टोरेज भी टेकन केयर ऑफ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 1 BHK में आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज़ फॉर। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद सुनिए जी आपके मेरे ख्याल से समाधान जो है यहाँ पर मिल गया है, समस्या जो आपने बताई थी उसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल गया है मुझे लगता है। नीता मेहता है मुंबई से, ये कह रही हैं कि एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए बाजार से रेडीमेड अलमीरा लेना सही है या परमानेंट वार्डरोब लेना सही है, इस पर भी एक टिप्पणी सर अगर हो सके आपकी ओर से। देखिए एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बजट्स कैसे पहला, और व्हाट इज़ द पर्पस। अगर आपको टेम्पररी स्टोरेज लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो फिर आप बाजार से ले लीजिए।
और अगर आपको ड्यूरेबल और 10-15 साल 20 साल यूज़ करना है, स्पेसिफाइड स्पेस है आपके घर में जिसको आप भरना चाहते हैं तो फिर कस्टमाइज़ करवाइए। क्योंकि जो बाज़ार से आएगा वो कस्टमाइजेबल उस तरीके से नहीं होता है, वो एक सर्टेन साइज़ में आएगा, 3 फुट का आएगा, 4 फुट का आएगा। सेकेंडली जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल है, जो रेडीमेड आते हैं मेजरली वो इंजीनियर्ड वुड के बने होते हैं एंड उनकी लाइफ 3 से 5 साल तक होती है। देन अगर आप कस्टमाइज बनाएंगे तो यू कैन सिलेक्ट योर ओन प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले सकते हैं और वो आपको कम से कम 15-20 साल 30 साल निकल जाते हैं। कस्टमाइज में सर मेरे ख्याल से कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा आती है। कस्टमाइज में कॉस्टिंग ज़्यादा होता है और जो रेडीमेड आप खरीदेंगे तो उसमें आपको हर तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं और दोनों में के प्रॉज एंड कॉन्स तो है, फ़ायदा और नुकसान दोनों में ही है। बट आपको और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एस्थेटिकली आप दोनों में अचीव कर सकते हैं। बट मेरे को लगता है कस्टमाइज वार्डरोब में आप अपने हिसाब से जिस तरीके भी डिज़ाइन चाहें ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आप रेडीमेड खरीदेंगे तो एस्थेटिकली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप थोड़ा सा कस्टमाइज की ओर जाए, लेकिन डिपेंड अपॉन आपकी कंडीशंस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या वहाँ पर हो रही है। बिल्कुल। राकेश वर्मा है लखनऊ से, ये कह रहे हैं कि मेरे घर का किचन बहुत छोटा है, क्या मॉड्यूलर किचन में जगह बढ़ सकती है? ये भी एक सवाल बढ़िया है सर। राकेश जी, मॉड्यूलर किचन जो है वो बेसिकली बना ही इसलिए है कि कम स्पेस में आपको ज़्यादा स्पेस मैनेजमेंट जो है वो आपको सहूलियत प्रॉपर करके दे। सो दैट इज़ जिसके कारण मॉड्यूलर किचन की आई हुई है इस पूरे इंटीरियर इंडस्ट्री में। तो मॉड्यूलर किचन आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। हाँ, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पहले डिफाइन करनी पड़ेगी कि मेरे को किचन में क्या क्या चीज़ें चाहिए और फिर उसकी मॉड्यूलर किचन की डिज़ाइन कीजिए और आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा। मॉड्यूलर किचन के उसके बाद डिज़ाइन करिए, सही सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जिसके तहत आप अपना जो किचन है उसको और स्पेशियस और बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं। इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अगर वो अपने सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीता, रमेश और इन लोगों ने पूछा, वैसे ही आप भी सवाल सिंपली पूछ सकते हैं। एक तो यूट्यूब का ऑप्शन है ही, वहाँ पर आप यूट्यूब पे कमेंट करके हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी यहाँ पर जाके हमसे सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 9354027995, यहाँ पर जाके आपको PROP कैपिटल रहेगा, ROP स्मॉल रहेगा, ये लिखकर उसके आगे स्पेस देकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग अपने अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे इंकॉर्पोरेट करें और आपकी समस्या का जो रहेगा वो यहाँ पर समाधान आपको मिल जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो ये नंबर आप नोट कर लें और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी सहयोगी अंजलि के पास, जो बताएंगी कि अगर आप DIY करते हैं या फिर प्रोफेशनल की मदद लेते हैं तो उसमें कितना फ़र्क आएगा, मतलब एज एन रेट वहाँ पर आपकी कॉस्टिंग जो होगी उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, अगर आप अपने घर का री इंटीरियर करवाने का सोच रहे हैं, उसे नया लुक देने की सोच रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम खुद से ही ट्राई कर लेते हैं उसे नया लुक देने का। लेकिन अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि खुद ट्राई करें, DIY करें या प्रोफेशनल की हेल्प लें, तो चलिए ये मुश्किल आपकी मैं आसान कर देती हूँ। ये आप जान लीजिए कि आपको क्या क्या परेशानी इसमें आ सकती है और आपको खुद चूज करना है या फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। क्या बजट आपका रहेगा, क्या लागत इसकी आएगी, वो हम समझते हैं। देखिए, अगर आप DIY करते हैं तो आपका बजट कितना रहेगा, पहले हम वो समझते हैं। बेहद किफ़ायती रहेगा, खर्च 30 से 50% तक आपका कम हो सकता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंटीरियर डिज़ाइन उनका काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रहता है, प्रोफेशनल अंदाज में आपको वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर समय की हम बात करें, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको लग सकता है, देखिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। चूंकि आप खुद DIY कर रहे हैं तो सारी प्लानिंग जो होगी वो आपकी होगी। मटेरियल सोर्सिंग में ज़्यादा समय आपको लग सकता है, ढूंढने में, मार्केट में आपका समय ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो यहाँ पर प्रोफेशनल टीम ये सारा काम खुद करके देगी, जिसमें आपका जो टाइम है वो कम है वो खर्च होगा। इसके अलावा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, DIY अगर आप करते हैं तो पॉलिशिंग या फिटिंग में कमी रह सकती है। क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कई सालों का उनके पास एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए उनकी जो मटेरियल होगा, कलर होगा और टेक्सचर होगा
हर कुछ परफेक्ट होगा। इसके अलावा आपको वहां पर फिनिशिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं अपने घर में तो वहां पर थोड़ी सी कमी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिजाइन कंट्रोल की, तो देखिए यहां पर 100% क्रिएटिव कंट्रोल आपके पास है। मान लीजिए आपको अपने घर में कुछ चेंज करवाना है और आपको जब न्यू आइडियाज आते हैं तो वो न्यू आइडियाज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल सुझाव के साथ लिमिटेड चॉइस रहती हैं। मान लीजिए प्रोफेशनल की जो प्रोफेशनल टीम है वो अपना काम घर में कर रही है, री इंटीरियर जो है वो कर रही है, घर को न्यू लुक न्यू डिजाइन दे रही है, लेकिन इसी बीच आपको कुछ चीज पसंद नहीं आती है। आप बीच में बोलते हैं कि मुझे कलर पसंद नहीं आया है, लेकिन उस समय जो आपकी स्टार्टिंग में बात होती है वो आप उन्हें बताएंगे और उसके बाद ही उनके पास जो चॉइसेस रहती हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड रहती हैं। वहां पर बीच में चेंजेस करने का जो ऑप्शन रहता है वो थोड़ा सा आपके पास कम रहेगा। इसलिए 100% क्रिएटिव कंट्रोल आपके पास है अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए ये भी बहुत ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी है कि क्या आखिरकार रिस्क फैक्टर इसमें हो सकता है। तो देखिए गलत माप या रंग चयन से नुकसान संभव हो सकता है। कई बार आपको मेजरमेंट सही नहीं पता होते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है आप सोचते हैं किसी वॉल पर ये जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वो कलर होने के बाद कई बार वो मैच नहीं करता है। इसके अलावा प्रोफेशनल माप से गलती की संभावना यहाँ पर कम होती है, क्योंकि वो आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता देते हैं कौन सी वॉल पर कौन सा डिज़ाइन और किस कलर पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल टीम जो है वो आपको बेहतर गाइड कर सकती है। इसके अलावा टिकाऊपन, सीमित अनुभव से टिकाऊपन यहाँ पर कम रहेगा। वहीं प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो देखिए क्वालिटी मटेरियल के कारण लंबी लाइफ इसकी हो सकती है, क्योंकि जो मटेरियल वो यूज करेंगे वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। मॉडर्न थीम इंटीग्रेशन, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट से कॉपी आइडिया एक रूपता जो है वो कम देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप खुद की क्रिएटिविटी जो है वो दिखाना चाहते हैं तो इंटरनेट से आपने कोई आइडिया जो है वो देखा, आपको इंटरनेट पर अच्छा लगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके घर में वो आइडिया जो आपने अप्लाई किया है वो अच्छा ना लगे। लेकिन इसी दौरान प्रोफेशनल जो हैं वो 3D विजुअल और थीम प्लानिंग करते हैं। वो आपको समझाते हैं 3D के जरिए, विजुअल्स के जरिए कि ये जो इंटीरियर रहेगा आपका वो किस तरीके से डिजाइन होगा और बाद में डिजाइन होने के बाद वो कैसा लग सकता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप DIY अपने घर में करवाना चाहते हैं तो क्या बजट रहेगा, रिस्क फैक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपने DIY किया है क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है या फिर आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। थैंक यू अंजलि इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि DIY करें या प्रोफेशनल्स की मदद है उसमें कॉस्टिंग के लिहाज से कितना ज़्यादा फर्क यहाँ पर आ सकता है। वापस करते हैं अपनी चर्चा की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये सर अब बन रहा है, दर्शकों का ये भी सवाल है कि आजकल लोग जो होते हैं सिर्फ पेंटिंग या सफ़ेदी तक सीमित नहीं होते हैं, वहाँ पर वो पूरा घर डिज़ाइन जो होता है वो करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे में कौन से जोन या हिस्से घर के सबसे पुराने रेनोवेशन के लिए चुने जाने चाहिए, जो सबसे बेस्ट जो एरियाज़ होते हैं उनको रेनोवेशन के लिए पहले प्रायोरिटी पे एक तरह से रखना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जो लिविंग रूम है दैट कैन बी योर प्राइमरी फोकस, वो सबसे पहले आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं मानता हूँ एक किचन। किचन इज़ समथिंग जो इंडिया में आज के डेट में बहुत से किचन ऐसे हैं जो फुल ऑफ क्लटर्ड है और प्रॉपरली प्लान नहीं है और हर घर में आई थिंक किचन रिनोवेशन तो मांगता ही है। तो वो एक ड्राइव भी चल रही है, हम लोग भी काफ़ी किचन रेनोवेशंस आज के डेट में कर रहे हैं और वो अच्छा खासा उसमें स्कोप है कि किचन रेनोवेशन को फोकस करना चाहिए। मेन जो मैं किचन रेनोवेशन में देखता हूँ एक्चुअली होता क्या है, किचन यूज़ जो करते हैं ना वो सिर्फ लेडीज़ करती है घर की और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वहाँ पे जनरली जाते नहीं हैं। लेकिन जो चैलेंजेस दैट लेडीज़ फेस वो सिर्फ वो अपने तक ही रखती है और वो हमेशा नॉन प्रायोरिटी जोन में चला जाता है। लेकिन उसको अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, टाइम स्पेंड होता है और इश्यूज़ भी होता है यूज़ करने के लिए। तो वो वहाँ पे हम कर सकते हैं। दीज आर द टू जोन आई थिंक वी शुड लुक फॉर फर्स्ट।
किचन हो गया और यहाँ पर बाथरूम वगैरह हो गया, इन पर आपको एक तरह से पूरी तरह से, और लिविंग रूम आपने बताया लिविंग रूम कि उस पर आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना चाहिए सबसे पहले जब भी आप रेनोवेशन के वक्त वहाँ पर अगर Right. आप चुन रहे हैं। तो ये 2 पोर्शन है, इनको आप ध्यान में रखें और उसके बाद अपने फैसले यहाँ पर आप ले सकते हैं। सर एक सवाल लोगों का ये भी मेरे उसमें आया था, मेरे पोर्टफोलियो पे मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि सबसे ज़्यादा खर्च किचन और लिविंग रूम में, जैसे कि आपने बताया कि वैसे किया जाता है रेनोवेशन के वक्त भी, उन दोनों का ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट के तौर पे बताइए कि सर कि मॉड्यूलर किचन या स्मार्ट फर्नीचर डिज़ाइन में किन बातों का जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रखना चाहिए? देखिए, जितने भी आपके मॉड्यूलर फर्नीचर्स होते हैं वो एक्चुअली स्पेस सॉल्यूशंस के हिसाब से बने हुए हैं, चाहे मॉड्यूलर किचन है या चाहे फर्नीचर्स हैं। तो उसमें अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट को सही तरीके से पहले डिफाइन किया है और उसके बाद सिलेक्ट किया, तो आपको कभी भी चैलेंजेस नहीं आएंगे या अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। द प्रॉब्लम ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन नहीं करके कोई भी चीज़ अगर ले लेते हैं तो, या कोई भी चीज़ बना लेते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ट्रेंड है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो रहा है, हम फील कर रहे हैं आज के डेट में ना। लोग जब हमारे पास आते हैं मॉड्यूलर किचन या किसी चीज़ों के लिए, तो वो अपनी ना पूरी रिक्वायरमेंट लिस्ट लाते हैं। बहुत लोग ला रहे हैं और विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, मतलब हमें हेल्प भी मिलता है कि इनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्लैरिटी है कि ऐसे नहीं तो हम फिर क्वेश्चंस लेके बैठते हैं, शुरुआत भी करनी पड़ती है। भाई आपको क्या क्या चाहिए, आप कैसे अपने, देखिए हर के घर अपने तरीके से चीज़ें यूज़ करता है। हाँ, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हर घर में डिफरेंस होता है। तो उनको ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन चीज़ों को ध्यान रखें, अगर डिज़ाइन प्रॉपरली की जाए तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले से डिज़ाइन करने के लिए पहले उनको ये एक तैयारी कर लें, एक लेआउट वो पहले से तैयार कर लें, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएं, जैसे कि उनको भी हेल्प मिल जाए। लेआउट ना भी बना है, हाँ। मेरे ख्याल से लिस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। लेआउट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग किस स्पेस में वो क्या करना चाह रहे हैं, लेआउट हमारा काम है, वो वी डोंट फील कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उनकी लिस्टिंग चाहिए हमें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ लिविंग रूम में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम गेस्ट नंबर्स कितने होते हैं, तब आपको सिट आउट प्लान करना पड़ेगा। आपने 6 सीटर सोफा ले लिया लेकिन आपके घर में फैमिली मेंबर्स ही 10-12 लोग हैं, तो देन इट्स बिकम क्लटर। फिर आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जाते हो, कुर्सियां लेके कुछ कर दे जाओगे। लेकिन अगर आपने ये डिफाइन कर ली कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे 15 लोगों की सिटिंग चाहिए, व्हेनेवर आई थ्रो पार्टी और समथिंग, जो कुछ भी होता था मुझे 10 से 15 लोगों की चाहिए, तो स्पेस मैनेजमेंट डिज़ाइनिंग उस तरीके से होती है। तो ये हम सवाल पूछते हैं कस्टमर से जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं कि आप लिविंग रूम में कितने लोगों को एक्सपेक्ट करते हो। अब ये डिफरेंस कहाँ आ जाता है अभिषेक जी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर से आप ये काम कराओ, तो दे डोंट थिंक टू दैट लेवल, तो वहाँ पे आपके आउटपुट डिफरेंस होता है। Exactly. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट थिंग a client should do or an interior designer should do with the client before going into the drawing board. ड्राइंग बोर्ड उसके बाद की बात है। दर्शकों के लिहाज से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं पहले उनको एक तरह से चॉक आउट कर लें, अपने पेपर पे लिख के उसके बाद लिखें ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ये आपके घर के इतने सारे आपके वो रहेंगे, लोग रहेंगे, या फिर किचन में कैसे काम होगा, उस सारी चीज़ों को आप एक तरह से उसमें अपनी लिस्ट आउट कर लें। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाएँ और उसके बाद जैसे कि आपकी तो मदद होगी, इंटीरियर डिज़ाइनर को उसको भी बेहतर तरीके से समझ आएगी, तो वो आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकेगा। सर एक सवाल लोगों का ये भी है कि थीम बेस्ड इंटीरियर बहुत चल गया है, जैसे कि बोहो हो गया, मॉडर्न हो गया, मिनिमलिस्टिक हो गया, ये ट्रेडिशनल हो गए, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप तो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में हैं, आपको क्या लगता है कौन सी थीम जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रही है अभी? देखिए इंडिया में अभी आज के डेट में एक न्यू क्लासिकल लुक काफ़ी चल रहा है जी। इट्स अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड क्लासिकल मिक्स ऑफ इट, और उसी तरीके से मेजरली चल रहा है। बट देयर आर इंडियन ट्रेडिशनल लुक जो है वो भी एक्सेप्टेंस है, वो भी काफ़ी जगह पे हम आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली इन अ बिगर फ्लैट और बिगर कोठी ट्रेडिशनल लुक भी डिमांड है। और कॉन्टेम्प्रेरी लुक जो है वो तो हमेशा से चल रहा है, और फ्लैट्स में स्पेशली कॉन्टेम्प्रेरी लुक चल रही है, और उसके अंदर में हमारे ऑटोमेशन, स्मार्ट सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ भी काफ़ी आ रहे हैं। और यूरोपियन टच बहुत आ चुका है आज के डेट में, स्कैंडिनेवियन टच एंड फील, लाइट कलर पैलेट्स, तो इस टाइप के टच एंड फील के साथ में मिक्स करके काफ़ी अच्छा चल रहा है। सर लेकिन जैसे कि ये जो डिज़ाइंस हैं या फिर जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा
डिफरेंस होता है जो बजट जो लेके चल रहा है इंसान, अगर इन सब तरह के ट्रेंड्स में अगर वो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है, हालांकि बढ़ता है तो उसमें फिर क्या होता है कि वी एड्रेस डिफरेंट एरिया विद डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो. सो probably a living room can be with the classical theme, but bedrooms of guest and all can be with the neoclassical or a contemporary looks, जहाँ पे वो ना भी हो तो चलेगा, बट कुछ एरियाज़ को हम प्रीमियम लुक में अपलिफ्ट करते हैं. और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि नहीं हमें एक ही थीम चाहिए तो हम कंप्लीट वन थीम में ही जाते हैं. और ओवरऑल फ्लैट की लुक्स पूरा एक तरीके एक थीम में जाता है. और मतलब अगर आप क्लाइंट्स को कोई थीम प्रपोज कर रहे हो तो एक बजट आउटलाइन भी हम दिखाते हैं. तो इफ़ दे आर ओके विद दैट सो वी गो विद दैट. अगर वो बोलते हैं नहीं इसमें थोड़ा सा ट्विक करने की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली वी डिस्कस एंड चेंज द सेम. बट वी क्रिएट अ मूड बोर्ड. हम जनरली प्रपोज जब करते हैं एक मूड बोर्ड्स बनाते हैं डिफरेंट थीम्स के, और फिर हम उनकी चॉइस लेते हैं वहाँ से. सो देन वी पिक एंड चूज एंड देन वी कस्टमाइज. उसके बाद फिर कस्टमाइज करते हुए उसको बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा बजट में यहाँ पर हल्का फुल्का उनको थोड़ा सा लिफ्ट करना होता है, हल्का सा उनका जो दायरा है बजट का वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है. कॉलर्स के और यहाँ पर सवाल आए हैं तो चलिए एक एक करके उनके दोबारा सवाल ले लेते हैं. पटना से सुनील मनोहर है, ये कह रहे हैं कि मेरा बजट सिर्फ 1 लाख रुपए है, क्या इस रकम में 2 BHK घर को नया लुक देना पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल है. सर हैं तो पॉसिबल है. सर बताएं. 1 लाख रुपए में हम कुछ तो कर ही सकते हैं. मतलब आज के डेट में डिपेंड करता है. उनको पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट, एज आई ऑलवेज से, रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली द बजट इज़ बिट टाइट, कंस्टेंट तो है. मतलब 2 BHK में एटलीस्ट 3-4 लाख रुपए के पास हो तो काफ़ी कुछ प्रॉपरली की जा सकती है. बट 1 लाख रुपीज़ में आप पेंट्स कर सकते हो, कुछ वॉल एलिवेट्स कर सकते हैं, 1-2 स्टोरेज भी आ सकती हैं. लूज फर्नीचर्स आई विल से प्रॉब्ली इसके अंदर पॉसिबल है. मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है पीवीसी पैनल्स भी काफ़ी पीवीसी पैनल्स ले सकते हैं, लूवर्स यूज़ कर सकते हैं, मोल्डिंग से हम वॉल एनहांस कर सकते हैं. इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं. लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन में करनी पड़ेगी. थोड़ी सी लिमिटेशन में करनी पड़ेगी और थोड़ी सी बजट अगर बढ़ जाए थोड़ा सा बढ़ जाए तो बेटर होगा. लेकिन 1 लाख में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख में पॉसिबल नहीं है. 2 BHK जो आपका फ्लैट है वो इनहांस हो सकता है ऐसे ब्यूटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो. आकाश मल्होत्रा है गुरुग्राम से, ये कह रहे हैं कि बाजार में कई इंटीरियर पैकेज मिल रहे हैं, जैसे कि 2 BHK इंटीरियर सिर्फ 3 लाख में है. क्या ये पैकेज भरोसेमंद है या सिर्फ कोई छिपे हुए खर्च इसमें होते हैं? जैसे हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि जो पैकेजेस तो आते हैं काफ़ी ल्यूक्रेटिव होते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है सर इसमें? देखिए 2 लाख 3 लाख वाले जो पैकेज ये ब्रांड्स ला रहे हैं, इट्स बेसिकली मैं बोलूँगा एक ना हम लोग इसके अंदर एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि एक वार्डरोब एंड वॉल पेंट्स और ये ब्रांड स्पेसिफिक करके एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. तो इसमें लिमिटेशंस है. तो वो प्रोडक्ट तो है, आप जाके ले सकते हो, बट प्रॉब्ली दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर कंप्लीट रिक्वायरमेंट. अब पार्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं होता है. फिर आप जब उसमें एनहांस करते हो, चेंजेस करते हो, तो बजट कहीं 5 लाख पे आगे खड़ा हो जाता है. ठीक है, 5 लाख 6 लाख कहीं भी आगे खड़ी होगी. लेकिन आपको अगर ये 2 लाख वाला जो ये जो पूरा है, ये थोड़ा सा ना इट्स बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स है. और इससे आपके आई बॉल्स कैच होते हैं, सो दैट यू कैन कम टू देम एंड देन दे कैन give you the different solution with different price also. तो रियलिटी तो खैर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गिमिक भी है. तो आप थोड़ी सी इसके पड़ताल जरूर कर ले पहले. 2 लाख का अगर वो दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी और क्या नहीं होगा, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. अगर रिक्वायरमेंट के लिहाज से 2 लाख में फिट बैठे तब तो ठीक है, वरना आप तैयार रहें कि आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पैसा आपको जाएगा. सुभाष यादव है इंदौर से, ये कह रहे हैं कि स्पेस सेविंग्स के ऑप्शन सिर्फ ब्रांडेड फर्नीचर कंपनियों के पास मिलते हैं जो अक्सर महंगे होते हैं. क्या लोकल मैन्युफैक्चरर्स पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए ब्रांडेड फर्नीचर्स वालों के पास में स्पेस सेविंग सॉल्यूशन इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके पास राइट काइंड ऑफ टूल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है. लोकल बंदों के पास क्या है कि वो सेटअप नहीं होती है, वो टूल्स नहीं है, उस तरीके का कारीगर नहीं है, तो इसलिए वो दे नहीं पाता है. लेकिन ऐसा नहीं है, आज के डेट में ना काफ़ी लोकल वेंडर्स भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं अपने चीज़ों को एनहांस करने की, एक्सपेरिमेंट्स करने की. आप अगर ढूंढोगे तो हो सकता है उस टाइप की चीज़ें आपको सोल्यूशन लोकली भी मिल जाए. लेकिन मेरे को लगता है कि इस टाइप के सोल्यूशन अगर आप किसी लोकल वेंडर से ले रहे हो ना, तो सबसे पहले एक सैंपल देखो उनका कि उन्होंने पहले कहाँ किया है या करके दिखा दे आपको. अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हो तो देन गो फॉर इट. अब उसमें फिर प्राइस कंपैरिजन भी कर लीजिएगा आप कि ब्रांडेड से और इससे क्या डिफरेंस आ रहा है. अदरवाइज गो फॉर ब्रांडेड. अगर आपको उस टाइप का टेक्निकल चीज़ें और अच्छी चीज़ें चाहिए तो थोड़ी सी आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपने बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो आपको सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म मिलेगा.
लेकिन सर अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, ब्रांडेड की बात हम लोग नहीं करते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को देखें या जो अनलिस्टेड जो आपके वेंडर्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी क्वालिटी को अगर हम लोग एनालाइज करें वो कितनी अच्छी हो सकती है कंपेयर टू ब्रांडेड। हालांकि ऑब्वियस बात है ब्रांड है, लोकल वेंडर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कितना आपको विश्वास हो सकता है या फिर लोगों को कितना अप्रोच करना चाहिए उनको? देखिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट मटेरियल दे आर यूजिंग। और अगर आप उस लेवल तक मॉनिटर कर सकते हो कि आप जाके उसके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से मटेरियल से करा सकते हैं, देन वेल एंड गुड। बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा मटेरियल से इम्पॉर्टेंट है कि जो फिनिश और उसका जो आउटपुट है टेक्निकली वो अगर वो प्रॉपर दे पा रहा है, एंड देन सर्विस बैकअप। अगर बाद में चैलेंजेस भी आते हैं तो क्या सर्विस है उसके पास में, ब्रांडेड वाले सर्विस भी देते हैं, तो दोस काइंड ऑफ अ थिंग इज समथिंग वेयर यू हैव टू इवैल्यूएट। आपको इवैल्यूएट करके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कुल मिला के मेरे ख्याल से वही बात आ जाती है जो आप कह रहे थे कि मतलब जो लोकल वेंडर्स हैं या फिर जो लोकल काम करने वाले लोग हैं उनके काम को पहले आप एनालाइज करिए, राइट, उसके बाद ही फिर उसके वो जाइए, वरना ब्रांड तो खैर है ही, लेकिन सैंपल तो देखना चाहिए डिफरेंट अप्रोच से आप जाएंगे उसमें कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है सर। घर सजाने में सर अगर देखा जाए तो स्मार्ट लाइटिंग और ये सब चीज़ें जो होती हैं, स्मार्ट डिवाइसेस का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसका रोल आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कितना देखते हैं? देखिए स्मार्ट होम्स आज के डेट में कॉन्सेप्ट है और इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और डिमांड भी है हमारे पास। बट स्मार्ट होम इन अ कंप्लीट सेंस जहाँ सब कुछ स्मार्ट है, ये बहुत कम है आज के डेट में भी इंडियन हाउसेस में, कि आपने सब कुछ ही स्मार्ट कनेक्टिविटी कर दी है। पार्टलीज तो हो रही है, सपोज लाइट को हमने ऑटोमेशन पे ले गए या आपके अप्लाइंसेस को ले गए, साउंड्स को ले गए, बट नॉट कंप्लीट होम। सो कंप्लीट होम की रिक्वायरमेंट्स जनरली इज गोइंग फॉर विद वेरी प्रीमियम हाउसेस, जहाँ पे हम कंप्लीट होम ऑटोमेशन की बात करते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, मतलब दैट सॉल्यूशन गोज क्वाइट कॉस्ट, एंड वो बजट फिट होना चाहिए आपके। राइट। अदरवाइज लाइटिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम उसको भी थोड़ा सा यूज़ करें आज के डेट में ना, अगर इफ़ कैन पीपल कैन ऑप्ट फॉर इट, इट गोज़ वेरी वेल। काफ़ी स्मार्ट सॉल्यूशन उसके मूड से आती है मेरे ख्याल से, जो घर का जो पूरा मूड होता है, लाइटिंग से तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। ग्लॉसी लाइट्स होती हैं, इनफैक्ट लाइट इज सच अ बिग रोल दे प्ले। आपके छोटे छोटे घर को वी कैन एनहांस इट इन अ वेरी ब्यूटीफुली। सो लाइट के बिना इंटीरियर एब्सोल्युटली अधूरा है। फॉल सीलिंग में मैं सर देखता हूँ, मतलब छोटे छोटे घरों में मैं देखता हूँ कि फॉल सीलिंग लगा दी गई, उसके बाद पहले जो देखेंगे उसके बाद जो देखेंगे पूरा अपीयरेंस, पूरा अपीयरेंस चेंज, मूड चेंज हो जाती है, पूरा ही मूड चेंज होता है। मतलब कमाल के मतलब आजकल डिजाइन आ रहे हैं और लाइट्स इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। या सर ये अगर टीयर 3 और टीयर 2 शहरों को देखें, टीयर 1 में तो मेरे ख्याल से इसका रोल है ही, अगर उसकी ओर जाएं, टीयर 2 या टीयर 3 शहरों की ओर जाएं, तो वहाँ पर जो इंटीरियर डिजाइनिंग जो आपकी होती है उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें थोड़ा फर्क आता है टीयर 1 की कंपैरिजन में। और देखा जाए तो दोनों ही चीज़ है एक साथ आप कर रहे हो, मतलब जो फैसिलिटीज़ दे रहे हो टीयर 1 में भी दे रहे हैं और टीयर 2 और टीयर 3 में भी दे रहे हैं, कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाता है? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कॉस्टिंग की फ़र्क आती है क्योंकि वहाँ पे आज भी लेबर कॉस्ट सस्ता है। राइट। मेट्रो सिटीज़ में या सेमी मेट्रो सिटीज़ में लेबर कॉस्ट हाई है, तो वहाँ तो डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड मटेरियल खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांडेड प्लाई या ब्रांडेड लैमिनेट्स, उसकी प्राइसेस सेम है, वहाँ डिफरेंसेस नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन लेबर कॉस्ट सस्ता है बोल के आपको वहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है। बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभिषेक जी, आज के डेट में काफ़ी डिमांड है इंटीरियर्स की। इट्स अ मार्केट जो कि बहुत डिमांड है और लोगों के लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, पीपल आर चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल एंड पीपल आर स्पेंडिंग मनी फॉर इंटीरियर्स। काफ़ी डिमांड्स है, बट उनको ना सही सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। वो भी एक हमारी एनालिसिस है कि देयर आर नॉट वेरी गुड इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो अच्छी सॉल्यूशंस दे सकें। सो हमारे पास कुछ यहाँ से नियर बाई सिटीज़ से आते हैं यहाँ पे कि हमें वहाँ पे आप ये सॉल्यूशंस दे दो, वहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा करने के लिए, तो उसे समझ में आता है कि दिस इज़ अ वेरी न्यू मार्केट और अपकमिंग मार्केट। उसके लिए सर कोई उपाय है, कोई सोल्यूशन है कि मतलब जहाँ आप नहीं पहुँच सकते या फिर जो बड़े अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो नहीं पहुँच सकते, उनके लिए कोई सोल्यूशन है? देखिए मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। काफ़ी लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में अपने ऑफिसेज़ खोलेंगे एंड जहाँ पे हम ये सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड्स है तो फिर सप्लाई भी होगी। तो निश्चिंत रहें, जहाँ पर नहीं पहुँच रही है सर्विसेज वहाँ पर धीमे धीमे पहुँच जाएगी, आपका घर भी बहुत सुंदर लगेगा, कम बजट में अच्छा घर दिखेगा। सर कई परिवार होते हैं, खासतौर पर अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो वहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि रेनोवेशन जो हो वो धीमे धीमे करवाएं, मतलब स्टेजेस में करवाएं, जैसे हो सकता है कि बजट की बात भी हो रही हो वहाँ पर, तो वो क्या सही रणनीति होती है, सही स्ट्रैटेजी उसको कह सकते हैं हम लोग? देखिए मेरे हिसाब से ये तभी होता है जब बजट कंस्ट्रेंट हो, ठीक है। अदरवाइज जनरली लोग अगर रेनोवेशन करना है तो कंप्लीट में जाते हैं। रणनीति मैं सही नहीं मानता इसको। कारण क्या है कि
आप समझ लीजिए नाउ यू हैव डन इट वॉशरूम्स, फिर आप हो सकता है किचन करेंगे 1 साल बाद, somehow ना दैट कलर थीम कॉम्बिनेशन वो सब चीज़ में डिस्टर्बेंस आ जाती है, मैनेज नहीं होता है। तो आपका जो आउटपुट है 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच डजंट फिट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ऐसा लगता है एक दूसरे को, बट है सब कुछ, तो वो एक सिंक में नहीं बैठता है। तो अगर एक साथ कर ले तो बेटर है, लेकिन अगर बजट कंस्टेंट है और हम लिमिटेशन में चलते हैं तो दैट्स सर मेरी राय में, अगर मेरी जानकारी जितनी सही है तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि अपने एक ड्राइंग, मतलब जैसे कि एक स्टेजेस की बात हो रही है तो पहले ड्राइंग रूम को सही कर दिया उन लोगों ने, उसके बाद फिर वो सेकंड ऑप्शन मेरे ख्याल से बाथरूम रख लें या फिर लिविंग रूम को रख लें। ये भी तरीका भी अपनाते हैं, क्या ये सही है? सही है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जब भी आप रिनोवेशन कर रहे हैं देयर इज अ डिस्टर्बेंस एट होम, यू आर स्टेइंग देयर, सो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट दैट डिस्टर्बेंस, इट्स एक्चुअली अ इशू। आपके घर के अंदर में बार बार कोई आ रहा है और काम कर रहा है और फिर वो लॉट ऑफ डस्टी एंड क्लटर चालू होता है, और फिर समहाउ हो सकता है एक्स ने वो वाला काम किया, वाई ने ये वाला काम किया, फिर वो उसकी चॉइस इसकी चॉइस, आइज डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो भी डिफरेंसेस होते हैं, तो वो आउटपुट में हमेशा डिफरेंसेस रहेंगे। मतलब किस्तों में परेशानी हो, इससे बेटर ये है कि आप एक ही बार में सारी चीज़ें कर दें, भले ही उसमें थोड़ा सा बजट आपको करना है, लेकिन परेशानी बजट भी है, प्लस आप थोड़ा सा डिले भी कर सकते हो, यू कैन डिले फॉर 6 months एंड गेट इट डन एट वन गो। डिले कर लीजिए, जब बजट पूरा तैयार हो जाए तो वन गो में सारा काम कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर त्यौहार का सीज़न चल रहा है, कई लोग अपने घर में रेनोवेशन की तैयारी कर भी रहे होंगे और प्लानिंग भी कर रहे होंगे, कोई ऐसी 3 टिप्स जो आप उनको देना चाहें कि सबसे पहले ये करना चाहिए या बजट के हिसाब से ये चीज़ पहले ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट कर लेनी चाहिए कि आपको त्यौहार के लिए क्या चीज़ों को रिनोवेशन चाहिए। वो आप अगर डिफाइन कर लिया कि मेरे को चलिए ये वाली वॉल को एनहांस करनी है या इस चीज़ को करनी है, किचन को करनी है, तो अगर इन चीज़ों को आप डिफाइन अगर पहले कर लेते हैं तो आप फोकस उसको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने बजट को डिफाइन कर लीजिए कि मेरा ये बजट में ही ये वाला काम करना है, तो उसके अंदर में फिर आप राइट सिलेक्शंस कीजिए, प्रॉपर वेंडर सेलेक्ट कीजिए, जिससे भी काम कराना है, जिस भी इंटीरियर वाले से करानी है या कॉन्ट्रैक्टर से करनी है वो काम करानी है, उसको सिलेक्ट कीजिए और मल्टीपल कोटेशंस लीजिए सो दैट आप प्राइस अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंट, गेट इट इम्प्लीमेंटेड, और डिफाइन कीजिए टाइमलाइन को उनके साथ। विदाउट टाइमलाइन डेफिनेशंस आपको चैलेंजेस हो सकती है कि त्यौहार आ गया काम नहीं हुआ। तो लिस्ट तैयार कर लें, लिस्ट में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है पहले उसको देख कर चलें, उसके बाद बजट डिफाइन कर लें अपना, उसके बाद कंपेयर जरूर करें जो प्राइसेस हैं अलग अलग वेंडर्स के, अलग अलग जो कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनके प्राइसेस को कंपेयर करें, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का जो फैसला है वो लें ताकि आपके घर में खुशहाली आए, खूबसूरत दिखे, आगे चल के कोई दिक्कत उसमें ना आए। अजीत सर, आपकी इस जानकारी के लिए तमाम मेरे ख्याल से दर्शकों को आज धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिली उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके। कई मेरे मन में भी कुछ सवाल थे जो कि मैंने आपसे बीच बीच में पूछे भी, और खैर दर्शकों के सवाल तो थे ही थे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आज अजीत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हो गया आज का हमारा प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें हम लोगों ने तमाम जानकारियाँ सर अरिजीत सर से ली, और उम्मीद है कि इस जानकारी को आप अपने जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो त्योहारों में घर का रेनोवेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक खुशहाल माहौल के लिए किया जाता है। अगर प्लानिंग सही हो और बजट का ख्याल रखा जाए तो आम घर भी शानदार दिख सकता है। अगली बार प्रॉपर्टी जंक्शन में फिर मिलेंगे एक नए रियल एस्टेट और होम डिज़ाइन ट्रेंड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।